उफ, ये साल भी ना, कभी कोरोना वायरस, कभी टिड्डी दल का हमला, कभी लॉकडाउन, कभी साइक्लोन, कभी इकोनॉमिक स्लोडाउन। उल्का पिंड भी बस छू के ही निकल गई। बस अब दूसरे डायमेंशन से हत्यारे रोबोट्स की आर्मी और आ जाए तो शायद ये साल पूरा होगा। खैर, कम से कम सब पॉलिटिक्स छोड़ के हेल्थ पे फोकस तो कर रहे हैं। वो क्यों नहीं। नेपाल ने अभी अभी अपने देश का नया नक्शा निकाला है और उसमें भारत के कुछ हिस्से जैसे काला पानी, लिपुलेख पास और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब ने तो ये भी कहा है कि वो किसी भी कीमत पर ये जमीन वापस लेकर रहेंगे। अब आखिर नेपाल ने इसी वक्त ऐसा क्यों किया? नेपाल और काला पानी की जमीन का रिश्ता क्या है और अब आगे क्या होगा? कौन सही है और कौन गलत? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही दे सकता है, पर आज हम ये बताएंगे कि इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। रोम से ईसाइयों का एक जत्था जिसे ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर कपूचिन कहा जाता था, 18वीं सदी की शुरुआत में नेपाल पहुंच गया। एक दशक से भी कम टाइम में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए काठमांडू में एक बेस भी एस्टैब्लिश कर लिया। हालांकि उन्हें अभी तक तो धर्म परिवर्तन में ज्यादा सफलता मिल नहीं रही थी, पर नेपाल और उसकी संस्कृति पर मंडराते हुए इस खतरे को देखते हुए 1760 के दशक में नेपाल में एक महाप्रतापी गोरखा सम्राट महाराज पृथ्वी नारायण शाह का उदय हुआ। उन्होंने न सिर्फ कपुचिन मिशन को नेपाल से उखाड़ फेंका, बल्कि आगे आने वाली कई क्रिश्चियन मिशनरीज पर भी कड़ी रोक लगा दी। राजा पृथ्वी नारायण शाह की मिशनरी से छुटकारा पाने की अप्रोच भारत के राजाओं से काफी अलग थी। हालांकि किसी भी बड़े राजा की तरह महाराज शाह अपने एक मकसद पर नहीं रुके। चलो भाई, नेपाल कम से कम क्रिश्चियन मिशनरी से तो बच गया। महाराज, आप एक ही हैं जो नेपाल का भविष्य सुधार सकते हैं। भाई, मैं तो बस अपनी धरती की रक्षा करना चाहता था ईसाई मिशनरी से। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अजी, आपने जिस तरह से काठमांडू को बचाया है, ऐसे पूरे नेपाल को बचा लीजिए। तुम्हारा मतलब नेपाल का यूनिफिकेशन? अरे अभी कर देते हैं। महाराज पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के कई छोटे छोटे बटे हुए हिस्सों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। और क्या मुहिम थी! महाराज ने अपने नए एकजुट नेपाल को असल हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का असली राज्य बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत पे उस वक्त मुगल राज था और यूरोपियन शक्तियां भी अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की भाषा में कहा जाए तो महाराज पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के एगॉन टारगेरियन थे। लेकिन आखिर एक दिन 1775 में महाराज पृथ्वी नारायण शाह की मौत हो गई। उनका बड़ा बेटा प्रताप सिंह शाह अब नया राजा बना और छोटे बेटे बहादुर शाह ने अपने पिता के अधूरे नेपाल यूनिफिकेशन के सपने को आगे बढ़ाया। यूनिफिकेशन की मुहिम बढ़िया चल रही थी और फिर एक दिन प्रताप सिंह शाह की भी मौत हो गई। फिर उनका बेटा राजा बना, फिर उसकी भी मौत हो गई, फिर उनका बेटा राजा बना। नेपाल की बागडोर संभालने वाले हाथ बदलते रहे, पर नेपाल का यूनिफिकेशन सभी आगे बढ़ाते गए और फाइनली 19वीं सदी की शुरुआत तक तो नेपाल का वर्चस्व पूरब में सिक्किम के कुछ हिस्सों से लेकर पश्चिम में गढ़वाल और कुमाऊं तक फैल गया। लेकिन तभी अंग्रेज भी भारत में अपने पैर जमा चुके थे और उत्तर भारत की जमीन, खास करके अवध से आगे वाली मिट्टी को देखकर तो अंग्रेजों की लार टपकती थी। एक तरफ नेपाल पूरब और पश्चिम में अपनी सीमाएं फैलाने में लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ भारत में अंग्रेजों की आंखों में बस नकदी फसलों की जमीन के सपने चमक रहे थे। और एक आदर्श इंपीरियलिस्ट संगठन की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार तिब्बत में भी फैलाना चाहती थी। आखिर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी को टकराना तो था ही, और ये टक्कर हुई नेपाल के बीचों बीच बसे एक छोटे से शहर पल्पा में।
जिन विदेशी ताकतों को नेपाल से भगाने के लिए शाह वंश ने नेपाल की बागडोर संभाली थी, आखिर उन्हीं पश्चिमी शक्तियों को वो फिर से नेपाल में कैसे घुसने देते। आखिरकार 1 नवंबर 1814 को युद्ध का ऐलान हो गया। पलपा से शुरू हुआ ये सीमा विवाद धीरे धीरे दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। युद्ध 2 साल तक चला। 1815 में अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं से नेपालियों को निकालकर अपना कब्जा जमा लिया। अब उन्हें तिब्बत के व्यापार की एक राह दिखाई दे रही थी। अब तो अंग्रेज पीछे हटने वाले नहीं थे। नेपाल भी समझ रहा था कि अंग्रेजों का मुकाबला करने की क्षमता अभी उनमें नहीं है। 2 साल के लगातार युद्ध और इससे पहले भारत के दूसरे युद्धों में इन्वेस्टमेंट से अंग्रेजों का खजाना भी खाली हो रहा था। हर युद्ध की तरह इसमें भी अपना काफी कुछ गंवाने के बाद दोनों पक्षों को समझ आने लगा कि अब इससे निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। How much blood will spill until everybody does what they were always going to have to do from the very beginning? Sit down and talk! ऐसा है कि अवध हम हड़पने वाले हैं, तो आपकी ज़मीन की तो हमें कोई खास ज़रूरत है नहीं। तिब्बत के रास्ते पे ही फ्यूचर है, तो अब ये युद्ध का नाटक छोड़ते हैं और एक ग्रेसफुल एग्जिट के बारे में सोचते हैं। क्या मतलब? अरे यहाँ से आपको हमने धक्के मारकर निकाला है। बड़े आए पलपा छोड़ने वाले। तू अपने नैरेटिव्स में खुश रह ले। बॉर्डर डिस्प्यूट में ऐसा है कि पलपा वगैरह तुम रख लो, गढ़वाल और कुमाऊं हम रखेंगे। अरे ऐसे कैसे तुम रख लोगे? ये हमारी मिट्टी, हमारे सम्मान की बात है। शुरू की ऐसी शांति वार्ताएं बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो जाती। आखिर अंग्रेज फिर आगे बढ़े और पूरी ताकत के साथ नेपाल पर एक डिसाइसिव ब्लो वाला हमला कर दिया और इस बार उनका टारगेट था काठमांडू की घाटी।